नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। आज मैं चर्चा करूंगा निबंध पर। चूंकि मेरे से कई बच्चे ये क्वेश्चन कर चुके सर कि निबंध हम कैसे लिखें, किस प्रकार से हम निबंध को लिखें। और यहाँ तक तो अच्छा लगा कि किस प्रकार से लिखें, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इस प्रकार से भी क्वेश्चन किए कि सर आप सरल से सरल तरीका बता दीजिए कि हम निबंध को रटें कैसे। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक मिले कि रटे कैसे, बात अलग की है। रटे रटाए आप कह सकते हैं, कोई किताब उठा लेते हैं, कोई गाइड उठा लेते हैं, कहीं से कुछ मटेरियल पा जाते हैं, यूट्यूब गूगल कहीं से, और वो क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे रट्टा मार रहे हैं, रटे आ रहे हैं। कि अगर वहां पे लिखा हुआ है कि, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर ऊपर लिखा है कि उपरोक्त पंक्ति, जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और उसमें कहीं लिखा रहता है कि उपरोक्त पंक्ति के भांति, उपरोक्त पंक्ति के भांति, तो बच्चा वो भी उतारता आ रहा है। अर्थात इससे मुझे ये लगता है कि बच्चे समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो अपना काम गुजारा काम कर रहे हैं। अर्थात वो अपने काम को निपटा रहे हैं। आप मित्रों निपटाइए नहीं, मैं आपको बहुत सहज ही तरीका बताऊंगा। क्योंकि मैं भी निबंध लिखता हूं और लिखता आ रहा हूं, और आज भी मैं इन सब चीजों पे, राइटिंग पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देता हूं मित्रों कि कैसे क्या चीजें लिखा जाए। क्योंकि आप बेहतर लिखेंगे तभी बेहतर बोलेंगे, और बेहतर बोलेंगे तभी बेहतर लिखेंगे मित्रों। इसलिए क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है, और जो आपके दिल से उद्गार निकलता है मित्रों वो बेस्ट होता है। किसी के द्वारा रटी रटाई बातें मुझे नहीं लगता बेस्ट हो सकती है। क्योंकि आप को कोई कुछ बता दिया, आप बहुत कुछ रट के गए, और जैसे ही आप सामने गए, चार लोगों के बोलना हुआ कि आप बोलिए, वहां पे आपकी क्या है, जुबान फिसलने लगी। तो मित्रों रटी चीजें जुबान फिसला सकती हैं, लेकिन जो आपके हृदय से निकलने वाली बातें हैं वह जुबान को कभी नहीं फिसला सकती मित्रों, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी मंच पे जाता हूं, कभी भी भाषण को रट के नहीं जाता हूं, कभी भी किसी चीज मोटिवेशनल कोड को रट के नहीं जाता हूं, कभी भी किसी शेर शायरी को रट के नहीं जाता हूं। जो मेरे से लगता है कि कहीं सुना हूं वो ठीक है। कभी कभी मेरे से, जैसे कि एक मैं कुमार विश्वास की लाइन सुना हूं कि हिम्मत के सागर लांघो, हिम्मत के सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। या दिल टूटे, या क्या टूटे, या दिल टूटे, या एटम टूटे, या दिल टूटे, या एटम टूटे, तो दुनिया में उजियारा होगा। मित्रों आपको यह रटना नहीं है, आपको क्या है, ये दिल की बातें निकल रही हैं। जब दिल की बातें निकलती हैं तो वो क्या है, कुछ अलग देके जाएंगी। तो आपको अपने दिल की बातें लिखनी होती हैं। आप दिल में आप देखें कि मैं क्या सोच सकता हूं, मैं क्या जान सकता हूं। केवल आपको क्या है, अगर रटना ही है तो आप ये रटिए कि मुझे क्या है कि कितना से ज्यादा मटेरियल जान सकूं। जैसे कि मैं आपको, अगर मान लीजिए कि एक विज्ञान पे निबंध लिखना है, तो विज्ञान के बारे में आपको क्या है, विज्ञान पे सोचना कीजिए। अगर रटना है तो रटिए नहीं, आप उस टाइम को, रटने वाले टाइम को सोचने पे दीजिए। क्योंकि आपका दिमाग जो है मित्रों, किसी भी व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो बहुत शार्प होता है, बट वो कितना यूज करता है निर्भर करता है उस पर। अगर आप बेहतर यूज कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि दिमाग क्या है। अब ये है गिलास, अब ये गिलास हुआ। अब गिलास में क्या है, यहां देखते हैं हम इसमें पानी भर देते हैं। अब गिलास में क्या कर देते हैं मित्रों, यहां पे हम पानी भर देते हैं। अब गिलास में जब हम पानी भर देते हैं तो गिलास क्या होती है, यहां हम नीचे रख देते हैं गिलास को। अब ये कोई व्यक्ति आता है, वह कहता है यह क्या है, आधी भरी गिलास है। और कोई व्यक्ति कहता है आधी खाली गिलास है तो बात एक ही। गिलसिया तो खाली ही है आधी, और गिलसिया भरी ही है आधी। मतलब क्या है मित्रों, आधी है, लेकिन कहने का आशय क्या होता है, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, आधी भरी है, और कुछ लोग क्या कहते हैं, आधी खाली है। तो आपके खाली से क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होती है, और आपके भरे से क्या होता है, एक उत्साह बढ़ता है। जैसे कोई बालक अगर दौड़ता हुआ, जैसे आप बचपना में देखे होंगे, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको अगर आप अपने पास ऐसे खड़े कर दें और थोड़ा सा सहारा दे दीजिए कि आइए बेटा आइए, आइए बेटा आइए, तो वो क्या होता है, बच्चा चल करके
कम चलता हुआ बालक भी धीरे धीरे कोशिश करता है, चूंकि उसको लगता है कि जैसे ही मैं 2 कदम चल लूंगा तो मेरे पिताजी मेरे अंगुलियों को पकड़ लेंगे, मेरे हाथ को पकड़ लेंगे, तो बच्चा आगे आता है। फिर आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, फिर कहते हैं बेटा आ जाओ, तो वो बच्चा और आगे बढ़ता है। इस आस के साथ वो बढ़ता है कि मेरे पिताजी मेरे सामने हैं। वैसे आप क्या करें, किसी स्टूडेंट के साथ, किसी बच्चे के साथ अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं मित्रों, तो उसको क्या करिए, अच्छी चीज बताइए, इसको खाली है मत बताइए, इसको बताइए भरा है। अर्थात किसी बच्चे को ये मत कहिए कि आप क्या हैं, बहुत कमजोर हैं, आप बहुत कमजोर हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर ये कहते हैं कि आप अभी 20% ही जानते हैं, या कह सकते हैं कि आप 80% ही जानते हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं 80% ही जानते हैं? कहिए कि कुछ थोड़ी बहुत क्या है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। आप कुछ और मेहनत करेंगे, थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। तो इसको आपको खाली नहीं कहना है, कहना है कि आधी भरी है। बात भले भी वही है, लेकिन भरे शब्द से क्या होता है, उसको लगता है थोड़ा मोटिवेट वो होता है, उसका बल मिलता है। मित्रों मैं बात करता हूं किस टॉपिक पे मैं था, कि निबंध पे। अब निबंध को मैं इतनी भूमिका इसलिए लिया मित्रों कि निबंध को लिखने के लिए आपको सोचना, जैसे कि मैं कितना सोचा कितना बोला, जैसे लगभग 4-6 मिनट जो भी टाइम हुआ हो इतने में मैं बोला हूं, तो मैं कहीं से कुछ लेके तो नहीं बोल रहा हूं, मैं रट के तो नहीं आया हूं। अगर रट के आता तो मित्रों क्या होता, मैं कुछ ही क्षण बोल पाता, या घंटे 2 घंटे की बात है तो 2 घंटे में बोल सकता हूं, उसके बाद क्या होगा, मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन अगर दिल की बातें चलती हैं, जैसे गांव में हम क्या करते हैं, बैठ के अगर दरबार करने लगते हैं, आपको याद होगा अगर बचपना में हम रहे होंगे जब, तो बब्बा दादी के पास बैठ के अगर वो जो अलाव लगता है जिसको हमारे गांव में कौड़ा कहते हैं, तो उस कौड़ा के जब बगल बैठ लेते हैं, 4 लोग 5 लोग मिलकर के बैठते हैं और बातें होने लगती हैं, तो बज जाते हैं रात के 10 और 11, लेकिन लगता है कि यार अभी तो बैठे हैं, अभी तो बैठे हैं, 10 बज गए, चलो अब सोते हैं। तो यहाँ क्या है, टाइम बीत जाता है और बातें खत्म नहीं होती। वैसे निबंध है मित्रों, अगर आपके अंदर ललक है आपको सीखने की और लिखने की, तो आपका टाइम खत्म हो सकता है, लेकिन आपका निबंध का मटेरियल खत्म नहीं हो सकता मित्रों। अब मैं निबंध के लिए एक कोई भी, जैसे इस समय क्या है, अपने देश में सबसे बड़ी कुरीति हो चुकी है दहेज प्रथा। क्या हो चुका है, दहेज प्रथा। मित्रों मैं लिख देता हूं दहेज प्रथा। अब देखिए यहां दहेज प्रथा पे आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है। अब दहेज प्रथा जो है इस पर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। तो मित्रों जब आपको दहेज प्रथा पर निबंध लिखना है तो क्या लिखें, कैसे लिखें, कुछ मत सोचिए। आपको तो पहले ही क्या होना चाहिए, रूपरेखा बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, रूपरेखा। तो रूपरेखा से क्या होता है, किसी चीज को हम अगर बनाते हैं तो उसकी एक रूपरेखा तो मन में बनती है ना। जैसे हमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अगर चित्र बनाने हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाने के लिए हमें क्या करने हैं, जैसे हमारे चित्र बनाने हो आपको और भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाने हो, तो हमारे चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आप मेरा चित्र बना के शर्ट पैंट पहना देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कि उनको कपड़े नहीं पहनाने हैं, उनको क्या है कि कपड़े उपड़े तो पहनाएंगे ही पहनाएंगे, साथ में क्या है उनको क्या करेंगे, मुकुट लगाना होगा। लेकिन मुकुट में भी क्वालिटी होनी चाहिए। भगवान राम वाले मुकुट में और भगवान श्री कृष्ण वाले मुकुट में अंतर है। भगवान राम जो पहनते थे वो सामान्य मुकुट पहना करते थे, भगवान श्री कृष्ण जो मुकुट पहनते हैं वो क्या है, मोर वाला मुकुट पहनते थे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक देवभाल। तो यहाँ क्या है कि मोर मुकुट वो पहन रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, मोर मुकुट। तो उनके लिए मोर का मुकुट ऊपर क्या करना है, मोर का मुकुट लगाना है मित्रों। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि वो कर क्या रहे हैं। तो वैसे अगर रूपरेखा में बनाना है तो रूपरेखा हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। तो यहाँ रूपरेखा में जैसे हम दहेज प्रथा लिखें, तो सबसे पहले हम दहेज प्रथा में क्या लिख सकते हैं, किसी चीज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले दहेज प्रथा है क्या, पहला ही हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए, दहेज प्रथा। प्रथा जो लिख रहे हैं हम क्या लिखेंगे पहले, तो यहां ये चीज कह सकते हैं मित्रों। लेकिन दहेज प्रथा है क्या, इसको हम पहले न लिख करके क्या कर दें, इसमें एक थोड़ी सी भूमिका डाल दें। क्या डाल दें, थोड़ा सा भूमिका डाल देते हैं। भूमिका हम कह देते हैं प्रस्तावना। क्या कह देते हैं, प्रस्तावना कह देते हैं मित्रों। जब प्रस्तावना हम कह देते हैं तो प्रस्तावना में हम इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। अब जब पहला बना देते हैं हेडिंग प्रस्तावना, फिर दहेज प्रथा से लाभ, फिर दहेज प्रथा से हानि, फिर दहेज प्रथा है क्या। दहेज प्रथा के बारे में अब कह सकते हैं कि दहेज प्रथा से लाभ क्या है,
उससे हानि क्या है, दहेज प्रथा के कारण समाज में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, दहेज प्रथा के कारण लोगों में, लड़कों में क्या सोच आ रही है, लड़कियों में क्या सोच आ रही है, दहेज प्रथा जो है वह देश के लिए किस प्रकार भयावह हो रहा है, देश की लड़कियों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं, इन सब चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सीधे निबंध में लिख सकते हैं। जैसे मित्रों मैं बात करूं अगर प्रस्तावना, तो इसमें हम तो यही ना लिखेंगे कि प्रस्तावना क्या है, कि मुख्य रूप से हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दहेज निबंध पर, दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा क्या कह सकते हैं, दहेज प्रथा की बात करें अगर, तो यह क्या है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कुरीति है, मतलब बुरी रीति है। देखिए किसी चीज को लेना देना बुराई नहीं होती मित्र, क्योंकि दहेज प्रथा जो है बहुत दिनों से चला रहा है, लेना देना जो दहेज है यह बहुत दिनों से, जैसे मैं टीवी देखता हूं यार, तो उसमें भी है कि भगवान रामचंद्र जी का जब वहां धनुष यज्ञ हो गया था, तो धनुष यज्ञ जब भगवान रामचंद्र जी धनुष का क्या करिए थे, खंडन किए थे, तो वहां से राजा जनक जी के यहाँ से एक कह सकते हैं कि उनका जो सैनिक था, या उनके जो मंत्री रहे होंगे, या उनके जो कह सकते हैं कि जो नौकर रहे होंगे, वो वहां से क्या थे कि राजा जनक के से घर से चल करके, उनके महल से चल करके राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में आए, और वहां आए थे कुछ लेकर के, क्या आए थे, कुछ लेकर के भेंट स्वरूप। तो जो भेंट स्वरूप लेके आए थे वो क्या है, वो दहेज के रूप में आया था। तो उस भेंट स्वरूप दहेज को क्या है, कोई मांगा नहीं था, स्वेच्छा से मिला था। और कह सकते हैं वैसे भी आप अगर पढ़े हैं, कह सकते हैं कानून की किताब में भी, चूंकि दहेज प्रथा एक कह सकते हैं कि अवैध कानून है, कह सकते हैं दहेज प्रथा क्या है, अवैध चीज है, दहेज लेना और देना दोनों कैसे क्या है कि दंडनीय अपराध है। तो यहाँ दहेज जो है वो स्वेच्छा से, जो आप किसी को दे रहे हैं वे स्वेच्छा से दें, न कि आप किसी के जास्ती के साथ दें कि नहीं मुझे ये देना है, या दिखावा के साथ। वो अगर आप जो दहेज का आशय है कि जो आपके पास है, और आप अपनी क्षमता से एक सामान्य क्षमता में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 100 का 5 रुपए किसी को दे रहा हूं दान में, तो ये सही है। लेकिन मेरे पास है 100 रुपए और मैं दे रहा हूं 150 रुपए, तो मैं गलत कर रहा हूं, मतलब मैं कहीं ना कहीं से उधार लिया हो या कहीं से डकैती करके लाया हूं, तो यहां गलत है। तो दहेज प्रथा का मतलब क्या हुआ कि दहेज क्या है कि वर पक्ष द्वारा कन्या को या कन्या पक्ष द्वारा वर को, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो कन्या पक्ष द्वारा ही वर को दिया जाता है। दिया जाने वाला जो उपहार होता है वह क्या है, दहेज है। अब जो ये लिखते हैं उसके बाद दहेज से जो हानियां है लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, दहेज से हानि। तो दहेज से हानि लिखे मित्रों, तो दहेज से हानि क्या है, दहेज से हानि सबसे बड़ी हानि तो ये है कि दहेज न हो पाने के कारण बहुत सारी बेटियां क्या हैं, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि दहेज न होने के कारण बहुत दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ दहेज लगेगा, चलो भैया इस एरिया में क्या है लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, तो यहाँ क्या मेरी शादी कम में हो जाएगी, तो बहुत दूर चले जाते हैं। और तीसरा कारण हम कहें तो दहेज से एक चीज और होता है, दहेज ज्यादा लगने के कारण लोग क्या करते हैं कि अच्छी जो पढ़ी लिखी बिटिया होती है उसको दहेज उनके पास न होने के कारण किसी ऐसे खानदान में, किसी ऐसे घर में शादी कर देते हैं जहां पर लड़का क्या होता है, गोबर उठाता हुआ लड़का मिल जाता है, भैंस चराता लड़का मिल जाता है, या लड़का कहीं पे सामान्य कोई कार्य कर रहा है और लड़की बहुत होनहार है। ये क्या है, दहेज प्रथा के कारण, चूंकि उनके पास देने के पास कुछ है नहीं, और लड़का वाला क्या कह रहा है, भैया मेरे लड़के में कमी है और आपके पास क्या कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, तो हम दोनों क्या करते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि अच्छी पढ़ी लिखी बहू जो है, बिटिया जो है, वह क्या हो रही है, एक गोबर पाथने वाले या गोबर ढोने वाले लड़के के हाथ में जा रही है। तो उसका भविष्य क्या होगा मित्रों, समझ सकते हैं आप। आगे और कुछ अगर हम लिखना चाहें इसमें, तो एक और हानि दिख रही है हमें। जैसे कि अगर हम दहेज की बात करें तो यहाँ ये भी होता है कि बहुत जो सुंदरता की बात करें तो सुंदर सुंदर लड़कियां जो होती हैं वह क्या होती हैं, किसी काले कलूटे के साथ ब्याही जाती हैं। कारण क्या होता है, यहाँ भी दहेज प्रथा है कि दहेज
न होने के कारण ऐसा उनको करने पे मजबूर वो हो जाते हैं। और यहाँ मेन बात ये नहीं है मित्र, मैं काले कलूटे पे नहीं कह रहा हूं, केवल चूंकि शकल जो होती है या किसी की जो कलर होता है वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वह क्या है कि काला कलूटा बाहर से तो है ही है, लेकिन अंदर से भी वह काला ही कलूटा है। अगर जो व्यक्ति अंदर से और बाहर दोनों तरीके से काला है तो वह व्यक्ति क्या है, वह लड़की के लिए घातक होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमें ये हानियां दिख रही हैं। और सबसे बड़ी हानि तो मैं अभी बताया नहीं आपको, वो हानि क्या है कि दहेज प्रथा के कारण हर वर्ष कह सकते हैं, हर महीने कह सकते हैं, हर दिन कह सकते हैं, हर घंटे कह सकते हैं मित्र। यहां तक अगर आप कह दें हर मिनट भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि हर मिनट भी सही रहेगा। क्या यहाँ हर मिनट क्या होता है, दहेज प्रथा के कारण, दहेज के कारण हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बिटियां हैं, वह ससुराल में या तो ताना सहती हैं, या तो क्या होती हैं, मार सहती हैं, या फिर वो जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं मित्रों। अगर ताना सुनी तो क्या है, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद फिर मूड फ्रेश हो जाता है। अगर उनको क्या होता है, सामान्य डांट फटकार पड़ जाती है तो कोई बात नहीं है, फिर पति से बात की या अपने घर वालों से बात की, मन हल्का हो जाता है। लेकिन जिस बिटिया को मार दिए, जिस बिटिया को जला दिए, उस बिटिया का दोष क्या था? उसका दोष ये था कि किसी गरीब घर के में पैदा होना? नहीं। किसी गरीब घर में पैदा होना किसी बेटी या किसी बेटे का दुर्भाग्य नहीं है मित्रों। दुर्भाग्यशाली आप हैं जो उसको दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं। आपको तो समझना चाहिए कि एक निधि मेरे घर में आई है, इसको अगर हम निधि मान के रखेंगे तभी घर परिवार आगे बढ़ेगा। हम कहते हैं ठीक है बिटिया कमजोर घर की थी, लेकिन अगर बिटिया होनहार है तो आप अपने घर लाइए और उस बिटिया को क्या कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। हो सकता है वो बिटिया इतना होनहार हो जाए, वही कल कलेक्टर बन जाए, वही कल डीएम बन जाए, कल वही कह सकते हैं अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच जाए, प्रोफेसर बन जाए। तो यहाँ क्या होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप दहेज में क्या पा सकते हैं, 2 4 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पा सकते हैं, घर जायदाद पा सकते हैं। लेकिन अगर बिटिया जो दे रही है, अगर पढ़ लिख ली और बिटिया आपका मान सम्मान बढ़ रही है, अगर कहीं अच्छे पद पे पहुंच जाती है मित्रों, तो कितना बड़ा नाम आपको मिल रहा है। तो आपको उसके लिए सोचना है। तो यहां पर आपको यह भी मेंशन करना है कि दहेज प्रथा जो है कैसी कुरीति है कि दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी बहनें और कितनी बेटियां अपने जान तक को भी गंवा देती हैं। गलती उसकी नहीं है, लेकिन उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है मित्रों। तो ये दहेज प्रथा की क्या है, हानियां हैं। अगर दहेज प्रथा से और हम कुछ बातें करें तो दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, तो दुष्परिणाम तो यही निकल रहे हैं। और अगर हम बातें कर ले मित्रों तो दहेज प्रथा कन्याओं का, जो कन्या वगैरह होती हैं उनके दुखद जीवन का कारण क्या है, दहेज प्रथा। जो कन्याएं हैं, गरीब घर की कन्याएं हैं, उनके घर की जो दुखद घटना है, वह उनका दुख जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं थे, पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे घर में उनकी शादी हो गई। क्योंकि आप लोग अक्सर सुने होंगे, ताना देते हैं लोग कि क्या है, कंगला के बिटिया रज घर पड़ी तो पांव पटक के पलंग पे धरी। आप गांव में अगर रहे होंगे मित्रों तो ये कहावत अक्सर सुने होंगे कि अगर किसी गरीब की बिटिया किसी बड़े घर में पहुंच जाए और वो उससे इतनी छोटी सी गलती हो जाए तो तुरंत माताएं क्या कहती हैं, कमेंट पास करती हैं कि कंगला की बिटिया रज घर पड़ी तो पांव पलक के पलंग पे धरी। अर्थात यहाँ क्या है कि कंगाल की बिटिया अगर राजा के घर में पड़ेगी तो क्या करेगी, पांव वो क्या है पटक पटक के पलंग पे रख रही है। देखिए ताने हैं कि नहीं मित्रों। अगर इस प्रकार से किसी को ताना आप कसेंगे तो कितनी दिन आपके साथ खुश रह सकता है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ तो बालिकाएं मारी जाती हैं, हत्या किया जाता है उनका, और कुछ बच्चियां क्या होती हैं आपके ताना के द्वारा इतनी आहत हो जाती हैं खुद ही आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। जबकि आत्महत्या करना गलत बात है, दंडनीय है, उसके बावजूद भी आप, चूंकि वो खुद हत्या नहीं कर रही है मित्रों, यहां मैं ये भी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कोई अपने से अपना हत्या नहीं करता है, उसको कराया जाता है। अब चाहे उसको पकड़ के करवा दीजिए और चाहे आप ऐसी ऐसी बातें कर दीजिए कि वो विवश हो जाए और वो मजबूरन क्या करे, ऐसे गलत कदम उठाए।
देखिए मित्रों, होता क्या है कि किसी के दिमाग को आप इतना ज्यादा परेशान कर दीजिए कि उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता ही शून्य हो जाए। उस स्थिति में वो क्या करेगा? उस स्थिति में वो यही करेगा, गलत कदम ही उठाएगा, वो सही नहीं सोच सकता। तो मित्रों, मैं आप लोगों से इसी निबंध के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आपके घर में अगर बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो उनको सम्मान दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको देखिए कि उनको क्या चाहिए, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपके खानदान का नाम रोशन कर सकती हैं। अगर जो ही तरीका आपको समझ में आए, उसी तरीके से उनके साथ पेश आइए। हो सकता है कि उनका मन बदले और आपके लिए कुछ अच्छा कर गुजरे और आपका क्या हो, समाज में नाम रोशन हो, देश में नाम रोशन हो। तो मित्रों, ये है आपको आगे बढ़ने का तरीका। यहाँ क्या थी बात, हम कर रहे थे दहेज प्रथा में जो कन्याओं को मारा जा रहा है। अब दहेज प्रथा से एक चीज और हम निकालते हैं, और अगली हेडिंग अगर देखें तो जैसे दहेज प्रथा से समाज पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, हम लिख रहे हैं दहेज प्रथा जो है, प्रथा से दहेज दहेज प्रथा से समाज पर असर, समाज पर असर। देखिए, अगली हेडिंग ये बना लेते हैं मित्रों, क्योंकि आप समाज में ही तो रहते हैं। समाज पर क्या असर पड़ता है दहेज प्रथा का? दहेज प्रथा, लोग कहते हैं फलाने यार इतना दिए हैं, हम इतना देंगे। क्योंकि ये क्या है, कंपटीशन होता जा रहा है। और ये कंपटीशन क्यों हो रहा है? कारण ये है कि कुछ लोग तो मांग रहे हैं और जो नहीं मांग रहे हैं, लोग यहां तक कहते हैं, अभी शादी के लिए कोई आ जाए तो कहते हैं यार ऐसा है भैया, आपसे हम दूर नहीं हैं, लेकिन क्या कहें, फलाने भैया आए थे तो बोल रहे थे एक 4 चक्का और 2 लाख रुपए देंगे। अब जो आप समझे उतना आप दे दीजिएगा, लड़का है आप ही क्या है। तो भैया लड़का मेरा क्यों है, कैसे है, जब आप कह ही दिए कि 4 चक्का और 2 लाख रुपए पा रहे थे, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर 4 चक्का और 2 लाख से ऊपर देने की औकात हो मेरी, तो मैं आपके यहाँ शादी करूं, अन्यथा मैं चला जाऊं। यही तो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं तो आप सीधा तो कह सकते थे कि भैया देखिए, मैं करूंगा आपके यहाँ संबंध, जो आपके पास होगा, जैसे होगा। या ये भी ना चर्चा करें, क्यों कहें, कहे सीधे कहिए ठीक है, हमें लड़की पसंद आती है, अगर हमारे मेल जोल का आपका सोसाइटी होता है तो हम आपके यहाँ शादी करेंगे। लेकिन होता क्या, दहेज प्रथा से समाज पर क्या असर पड़ रहा है कि अगर जो दहेज नहीं दे रहा है, जो कम दे रहा है, तो उसकी भी समाज में क्या होती है, तौहीनी होने लगती है। वह अपने आप को ऐसा समझने लगता है। तो इससे क्या होता है कि वह धीरे धीरे अपने जमीन जायदाद को बेच करके अपने शानशाही में क्या करता है, जमीन जायदाद को बेच देता है और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचाता, वो कंगाल हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि आप पैर उतना ही फैलाइए जितनी आपकी चादर है। आप सुने होंगे कि पैर उतना फैलाइए जितनी आपकी चादर है। तो आपको कितना पैर फैलाना है, जितनी आपकी चादर है। और आप ये भी जानते हैं, जोड़ी से ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीति, जोड़ी से ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीति। तो मित्रों, अगर आप बैर ब्याह प्रीति, यहाँ क्या है, बैर है, ब्याह है, प्रीति है, अगर इन सब चीजों को आप क्या करते हैं, जोड़ी में करेंगे, अपने बराबरी में करेंगे, तो वो कुछ दिन चलेगी। जैसे बैर ही कर रहे हैं, अगर अपने बराबर, जैसे मान लीजिए मेरी क्षमता क्या है, मैं किसी चीज को, या कह सकते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए आते हैं पूरे साल भर के, और मैं किसी ऐसे आदमी से लड़ जाऊं जिसके पास 2 लाख महीने के आते हैं, तो मैं उसके साथ कितनी देर तक चल सकता हूं, कितना कंपटीशन कर पाऊंगा मित्रों। मैं तो एक दो पक चलूंगा, चूंकि मेरा तो 2 लाख सालीना है, तो एक पक चला और उसका 2 लाख महीने, एक महीने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके साथ नहीं चल पाऊंगा ना। तो मुझे उसके साथ बैर नहीं करना। अब ब्याह भी करना है तो ब्याह भी आपको अपने बराबरी में करिए। बराबरी में करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है कि वो आपका सम्मान करेगा और मैं उसका करूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे संबंध बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत मधुर रहेंगे। और अगर बहुत लंबी आकांक्षा पाल लेंगे कि नहीं मुझे उनके यहाँ करना है, चाहे बिक के ही करना है, तो मित्रों आप मानिए कि भविष्य में आपको क्या है, धोखा ही खाना है।
चाहे आप ताना सह लें, चाहे आपकी बच्ची सह ले, चाहे आपके बच्चे सह ले। क्योंकि मैं समाज में ये देखता हूं कि अगर किसी बच्ची की शादी सौभाग्यवश अच्छे घर में हो जाती, बड़े घर में हो जाती है, और लड़की का पिता अगर 500 या 1000 रुपए किलो की मिठाई लेके जाता है लड़के के घर, तो लड़के की माँ, लड़के के पिताजी क्या कहते हैं, किस मीठा को डाल दो, मंकी खा ले, डंकी खा ले। क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो तो और महंगा खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ताना कस रहे हैं। और वो ताना क्या होता है कि उसको कुछ गड़बड़ करने के लिए विवश कर देता है मित्रों, आपके मानसिक तनाव को बढ़ा देता है। तो यहाँ मानसिक तनाव को आपको नहीं बढ़ाना है, इसलिए हमें क्या करना है, बराबरी में अपने सब कुछ करना है। प्रीति ही करना है तो आप बराबर के पास करिए। अगर हमें किसी से प्रेम करना है तो बराबर के साथ। प्रेम का आशय ये नहीं है कि आप कुछ और सोचिए। प्रेम का आशय ये है कि आप अगर दोस्ती यारी कर रहे हैं किसी के साथ, बात बहस चल रही है आपकी, जैसे हास्य प्रमोद करते हैं आप, हास विलास करते हैं, तो वहां ऐसे व्यक्ति के साथ करें जो आपके बराबर का हो। ये नहीं कि आप एक सामान्य तरीके के व्यक्ति है। चूंकि मैं बहुत स्पष्ट कर दूं मित्रों कि अब जो है कि वो कृष्ण और सुदामा नहीं रहे, कृष्ण और सुदामा अब नहीं रहे। अब ऐसे बिरला व्यक्ति हैं जो कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती को निभाएं। कि वही हाल है कि नाम सुन, आप देखे हैं कि दौड़े भागे चले आए श्री कृष्ण, तो वो कहां चले आ रहे हैं कि उनके न पैर में कुछ है न कुछ है। और कहते हैं अंतिम में जब लेके जाते हैं अपने अंदर के, अपने महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को ले जाते हैं, तो उनका हालचाल पूछते हुए कैसे कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्या है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इतना विह्वल हो जाते हैं कि सुदामा जी के पैर को जब धुलने के लिए उनकी जो रुक्मिणी जी थी या उनके जितनी भी पटरानियां थी, वो लाए थी परात में पानी भर के। क्योंकि कोई कहीं दूर से आता तो उसके पैर को धुला जाता है। इसका रीजन, वैज्ञानिक भी रीजन भी है कि उसके पैर को जब आप धुलेंगे तो उसका पैर क्या होगा, थोड़ा चल करके क्या होता है, लोग पहले पैदल चला करते थे तो उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, दर्द हो जाता है, तो उसको धुल देने से क्या हो जाता है कि उसको राहत मिलती है। तो भगवान राम श्री कृष्ण जी उसके पैर, सुदामा जी के पैर को धुलने के लिए क्या किए, पानी तो लिए, पानी कठौता भर ले आए। तो पानी कठौता में भर के ले आते हैं, लेकिन पानी परात छुअत नहीं है। पानी के क्या कह रहे हैं, पानी परात को छुअत नहीं, नैनन के पग से जल, नैनन के जल से पग धुए। वहां क्या कर रहे हैं, अपने नैनों के जल से क्या कर रहे हैं, अर्थात अश्रुधाराओं से उनके पैर को धुल रहे हैं। कारण है कि कंटक जाल लगे पुन जोए, आए तय न कितय दिन खोए, पायो महादुख। यहाँ क्या है, कह रहे हैं कि बहुत दुख पाए हो, पायो महादुख। आप इतना दुख पाए, इतना कुछ झेले, उसके बावजूद भी मेरे पास नहीं आए। तो मित्रों, मैं उस सुदामा और कृष्ण जैसी दोस्ती को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्ती है, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग हैं। तो मित्रों ये ध्यान दीजिए कि कुछ में और सब में अंतर है। तो आपको कुछ में ही आप कुछ में तो है नहीं, आप सब में हैं। अगर आप सब में हैं तो आपको क्या करना है, जब सब में है तो आपको ये बैर व्याह प्रीति जो कर रहे हैं ये अपने जोड़ी में ही कीजिए मित्रों। आगे बात करता हूं दहेज प्रथा पे। क्योंकि आप ये अन्यथा मत लीजिएगा कि ये सारी चीजें इनमें क्यों बता रहे हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इन सारी चीजों, जैसे मैं किसी किताब को लेकर के नहीं पढ़ा रहा हूं, किसी किताब की बातें नहीं कर रहा हूं मित्रों। क्या है कि मेरे मन की बातें निकल रही हैं। वैसे आप अगर कुछ चीज लिख रहे हैं तो मन की बातें सोचें। अगर आप समाज में निकल करके देखिए लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस किस स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी निबंध लिखना हो आप अपने मन से सोचिए और लिख डालिए। आगे मित्रों, दहेज प्रथा हो गया। दहेज प्रथा से समाज पर क्या असर पड़ा, आप देख रहे हैं समाज पर क्या असर पड़ रहा है कि समाज में होड़ मची हुई है और समाज क्या कर रहा है, अपने को देखता नहीं। जितनी चादर है, चादर से कहीं बहुत ज्यादा कर्ज ले लेकर के काम कर रहा है, जिससे क्या होता है, बाद में अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और अंत में उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है मित्रों। और आगे देख लें, अगर हम जैसे बात करें दहेज से,
और बात करें हम दहेज की, तो दहेज प्रथा जो है, यह दहेज प्रथा जो है, इससे क्या है, दहेज प्रथा से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये भी असर पड़ रहा है, जो लड़के होते हैं, दहेज प्रथा से लड़के जो होते हैं वह मनपसंद, दहेज प्रथा के कारण लड़के मनपसंद शादी नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है कि देखिए क्या है कि किसी लड़के को क्या होता है, उसको लगता है कि मैं किसी की मजबूरी को समझ सकता हूं, किसी ऐसे बालिका को अपने घर में वधू बना के ला सकता हूं कि जिसको मैं क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, बहुत शोहरत है, मैं उसको अपने घर ला करके बेहतर व्यवस्था दे सकता हूं मित्रों। लेकिन होता क्या है कि वहां पर कि दहेज एक ऐसा कारण है कि वहां पर लोग पूछने लगते हैं, क्यों भैया कितना पा रहे हो शादी में, क्यों भैया कितने कौन सी गाड़ी पा रहे हो, अब तो बेचारा यहाँ साइकिल भी नहीं पा रहा है और आप गाड़ी पूछ रहे हो, और वो भी गाड़ी में टू व्हीलर नहीं फोर व्हीलर पूछने वाले हो आप, अब साइकिल भी नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा समाज के डर के मारे क्या करता है कि वो अच्छा सोचते हुए भी नहीं कर पाता है। अब ये मत लीजिएगा मित्रों कि अन्यथा में कि बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, कभी आप टेलीविजन पे देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई डीएम है या कोई बड़ा आदमी है, वह क्या करता है फ्री में शादी कर लेता है। तो अपवाद स्वरूप मैं पहले ही बोल दिया कि अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ अच्छे में भी अपवाद होते हैं, कुछ बुरे में भी अपवाद होते हैं। तो अपवाद को आप मत लीजिए, लेकिन ये देखने को मिलता है। और ये और कारण बताएं, दहेज प्रथा ये ऐसा कारण बनता है कि आपका सालों सालों का प्यार जो होता है, आप जैसे कक्षा 9-10 में पढ़ रहे हैं या इंटर में पढ़ रहे हैं, तभी से आप क्या है एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बने रहते हैं। और क्या होता है अंत तक ये होता है, स्थिति भी बनती है कि आपकी शादी हो सकती है, लेकिन वहां जब शादी होने को होती, चूंकि वहां वो शादी बेहतर है, आप किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ इंटर से पढ़ रहे हैं, उससे क्या है आपकी अच्छी दोस्ती है मित्रों, ये फिर से देखिएगा, दोस्ती है, दोस्ती में और कुछ और में अंतर है। मैं दोस्ती कह रहा हूं, कुछ और मत सोचिएगा, क्योंकि आपका मन चंचल है, सोच सकते हो। तो ये अगर आपकी वास्तविक क्या है, एक दोस्ती है, दोस्त अलग होता है, तो दोस्ती है, और दोस्ती होने के नाते क्या होता है, आप लगभग उसके बारे में, उसके भाव विचार के बारे में पूरा पूरा जानते हो। और मैं ये भी कह सकता हूं, दोस्ती या दुश्मनी लगभग लगभग उसी व्यक्ति के साथ होती है, दोस्ती उस व्यक्ति के साथ होगी जिसके साथ आपके विचार भाव मिलते हैं, और दुश्मनी उसी के साथ होती है जिससे आपके विचार भाव न मिले। क्योंकि अगर दुश्मनी का से क्या है कि अगर भैया मान लीजिए मैं स्कूल कॉलेज जाता हूं और वहां क्या है कि हम थोड़ा क्या है कि किसी अन्य जगह बैठना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है स्मोकिंग करना पसंद करता है और वो दूसरा बच्चा उसका है दोस्त है वो स्मोकिंग करना पसंद नहीं करता है, तो दोनों में नहीं पट सकता, दोनों में पट ही नहीं सकता। तो यहां उसका जो अवगुण है वह दुश्मनी के लिए काफी है मित्र। और अगर वही दोनों पीने वाले हो गए तो उनकी खूब पटेगी, वो क्या होंगे, दोनों एक ही जगह रहेंगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने रहेंगे। तो यहाँ क्या है मित्रों, देखें तो ये भी मायने रखता है। तो यहाँ अब जिसको जान रहे हैं उसके साथ अगर आपका रिलेशन आगे बढ़े तो बेस्ट है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर आप दहेज, यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या बना, अब दहेज, आप 8 साल 10 साल से दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन जब बात आई कि शादी करनी है मित्रों, तो आप क्या कहते हैं कि लड़की पक्ष से डिमांड कर देते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये फोर व्हीलर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, इनोवा चाहिए, अच्छी अच्छी गाड़ियां, भैया आप ज्यादा जानते हैं, खैर मैं तो 2-4 के नाम जानता हूं। तो यहाँ क्या है कि ये क्या करते हैं, दहेज के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि ये दहेज के चक्कर में पड़ने के कारण कहीं ऐसे जगह शादी कर लेते हैं जिस लड़की को ये जानते भी नहीं है। 2 मिनट गए, देखे बड़ा वही है कि ब्यूटी पार्लर से निकली एकदम चमकती धमकती, बाद में निकाले तो हुआ क्या कि डब के डिब्बे में निकली वीनस साबुन। तो मित्रों यही होगा हाल कि जिसको आप जान रहे हैं कई वर्षों से, उसको ठुकरा करके कहीं और जाएंगे, तो ठुकरा करके क्या होगा, इंतकाम देखेगी। तो वही हाल हुआ है यहाँ मित्रों। ये उसके बाद और बातें हम इसमें करें दहेज प्रथा की, तो दहेज प्रथा में अगर हम और बात कर लें तो ये क्या है, अब दहेज प्रथा में इसके लिए एक कानून भी बना है।
दहेज प्रथा में कानून भी बना है, आप सभी जानते हैं मित्रों। तो यहाँ थोड़ा सा हम कानून का भी जिक्र कर लेते हैं कि दहेज प्रथा कानून क्या कहता है दहेज प्रथा के लिए। दहेज प्रथा के लिए कानून भी कहता है भैया अगर आप किसी के लड़की को प्रताड़ित कर देते हैं तो उसके लिए आपको इतने वर्ष की सजा मिल जाएगी। इसलिए कानून के बारे में इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसको आप विधिवत थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो कानून में आपको मोटा मोटी बता दे, जैसे कि अगर आपकी शादी हो गई हो तो शादी के लगभग आप कह सकते हैं 7 सालों के बीच अगर उस लड़की की डेथ हो जाती है तो उसके अगर परिजन चाहें तो आपसे दहेज प्रथा में के तहत आपको फंसा सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं फंसा सकने की बात कर रहा हूं कि कहीं कहीं वाजिब भी फंसाया जा रहा है, कहीं कहीं उसको दुश्मनी निकालने के लिए, या कह सकते हैं कि वैरवश फंसा दिया जाता है। इसलिए मैं फंसाने की बात कर रहा हूं। देखिए हर जगह लड़का ही गलत नहीं होता या हर जगह लड़की ही गलत नहीं होती। होता क्या है कि ये कानून का धौंस दे करके क्या करते हैं, वो उनको फंसा देते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ऐसे बहुत सारे सुना हूं कि लोग क्या करते हैं, लड़की गई ससुराल और कुछ ही दिनों में लड़की की डेथ हो जाती है या कुछ ही घंटों में डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है कि नतीजा ये निकलता है लड़का, लड़के का पिताजी, माता, पूरा परिवार क्या होता है, जेल में चले जाते हैं। फिर लड़की वाले उनसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। आप टेलीविजन अक्सर देखते हैं तो टेलीविजन पे बहुत सारी कहानियां आपको मिलती रहती हैं, पेपर में मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो भैया यहाँ आप धंधा कर रहे हो कि बिटिया के जान के बदले आप मोल कर रहे हो, तो ये गलत बात है। तो देखिए इसका पूरा निचोड़ मतलब उपसंहार। अब यहाँ मित्रों आप चाहें 4-5 हेडिंग में आप चाहें तो अच्छा खासा 200-250 शब्द आराम से लिख सकते हैं। बहुत लंबा नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन आप सार सार चीजें लिखें। इससे क्या होगा, अब उपसंहार पे आते हैं। इससे ये होगा एग्जामिनर पे असर पड़ेगा आपके बोलने लिखने का, कि आपकी जो पहुंच है, अप्रोच है आपकी, वह समाज के लगभग हर पहलुओं पर आप सोच पाते हैं। मेन चीज ये नहीं है कि आप क्या लिखे हैं, मेन चीज ये है कि आप कहां से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। अगर आप ये है कि किसी अच्छे टीचर से या किसी अच्छे लेखक से आप लिख लेते हैं निबंध और निबंध वही उतार देते हैं, तो मित्रों कहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, मैं किसी बच्चे को अगर कभी मैं कॉपी चेक करता हूं तो ये नहीं देखता हूं क्यों, मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर सीधे किताब से उतार रहे हो तो मतलब आप क्या दे रहे हो, आप तो कुछ नहीं दे रहे हो ना, आप रट्टा मार के सीधे चले आए। तो रट्टा मार के चले आए तो इसका मतलब अगर आप कहीं कल अधिकारी बन भी जाएंगे मित्र, तो वहां भी रट्टा मार के ही जाएंगे। जितनी चीजें आप पढ़ के गए हो उतना ही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ ये भी मायने रखता है कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका दिमाग क्या कर रहा है, आप इन पहलुओं पर आपका क्या विचार है, आप अपना व्यू क्या दे सकते हैं। ये सब चीजें अच्छी है, क्योंकि अभी से जब आपका निबंध लेखन पे रहेगा तो आप ये देखें स्टेट पीसीएस देखें या यूपीएससी देखें, उसमें 250 नंबर का आपका निबंध होता है मित्रों। तो अगर आप उस पर डिटेल्ड लिखेंगे, विचार आपके बनेंगे, अगर चारों तरफ आपके नजर घूमेंगी तो आप बेहतर लिख पाएंगे। फिर उपसंहार लिख दीजिए। अब उपसंहार जो करते हैं आप, अब उपसंहार करें या निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं मित्रों, कंक्लूजन करें, तो उपसंहार में क्या करना है, अब सारी चीजों को निचोड़ में 2 लाइन में लिख देना। लिख ये देना है कि दहेज प्रथा एक प्रकार की कुरीति है, कुरीति है, और इसको क्या करना चाहिए, जड़ समूल अपने समाज से हटाना चाहिए। और इसको हटाने में माता पिता नहीं बल्कि लड़की लड़कों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चूंकि मैं भी एक लड़का हूं मित्र, और मेरी भी शादी हुई है। मेरे पिताजी, मुझे नहीं लगता है कि लड़की पक्ष से कभी भी एक पैसे की डिमांड किए थे, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पिताजी आज भी कभी चाहते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो कभी नहीं चाहते हैं। तो मुझे अगर मेरे पिताजी में ये कमी रही होती तो मैं मित्रों आपसे वादा करता हूं, मैं स्पष्ट कह देता कि अगर आप दहेज लेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कुछ दे रहा है वो सही है, अपने औकात तक दे रहा है वो सही है, लेकिन वो स्वेच्छा से दे रहा है सही है, लेकिन वो अपने औकात के ऊपर दे रहा है ये भी गलत है। कि अगर वो मेरा रिश्तेदार बनने वाला अगर वो कमजोर हो जाता है तो ये भी गलत है मित्र।
आप अगर किसी के रिश्तेदार बन रहे हैं तो उसको बढ़ाइए न कि घटाइए। अगर आप दहेज ले रहे हैं तो 2 बीघे जमीन बेच के दे रहा है तो वो घट रहा है बेचारा। अगर घट रहा है तो उसको घटाने में आपकी अहम जिम्मेदारी है, अहम भूमिका, इसलिए आप दोषी हैं मित्र। तो देखिए क्या है कि मैं भी ये सोचता हूं, तो मेरा तो बचपना से, चूंकि मैं बच्चों को जब से पढ़ा रहा हूं और जब से मैं छोटा था तब से मेरे मन में ये आता था कि दहेज प्रथा गलत है। दहेज प्रथा, दहेज नहीं दुल्हन चाहिए, दुल्हन ही दहेज है मित्र। दुल्हन ही दहेज है। अगर जिसके जीवन में अच्छी दुल्हन मिल गई, अच्छी जीवन संगिनी मिल गई, उसका जीवन ही स्वर्णिम है। तो देखिए जीवन को जीना है तो आप इन सब चीजों भौकालों के बगैर भी जी सकते हैं। आपको स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। पैसे चाहिए तो खुद के बल पे कमाइए, खुद मेहनत कीजिए, खुद कमाइए। ये नहीं कि किसी दूसरे के बल पे आप पैसे खरीदे, किसी से चोरी करके ले, किसी से दहेज में ले कि 15 लाख वो दे दे, उसी 15 लाख में 5 लाख में शादी कर लो, 10 लाख बचा के कहीं कुछ काम कर लो। ये सब गलत बातें हैं मेरे हिसाब से मित्रों। तो आपको उपसंहार में क्या लिखना है कि उपसंहार में लिखना है कि दहेज प्रथा एक प्रकार की कुरीति है और दहेज प्रथा का अंत हम हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनके ही हाथों में निर्भर, उनके ही हाथों में है। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण उस युवा पीढ़ी की है। अतः मैं उस युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूं कि वह आगे आए और अपने अपने कंधे पर उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसको दूर करे। अर्थात किसकी शादी किसकी होनी है? पिताजी या माताजी की नहीं, होने वाली है बच्चे जी की। और जब बच्चे जी चाह लेंगे तो पिताजी माताजी कुछ नहीं कर सकते। बच्चा कह दे अगर आप तिलक लेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे, बिटिया कह दे आप तिलक देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका आपकी इच्छा है तो दीजिए, लेकिन आप दीजिए तो आप अपने औकात के बराबर दीजिए। ये नहीं कि आपकी औकात 2 रुपए की, आप दे रहे हैं 15 रुपए, तो ये गलत है। अगर आपकी 2 रुपए की औकात है तो 2 रुपए दीजिए, 2 रुपए में मुझे ऐतराज नहीं है। क्योंकि मेरा जो भाई है, मैं अगर मान लेता हूं मैं लड़की हूं, मैं घर छोड़ के जा रही हूं, तो मेरा भाई जो है वह भी प्रसन्नता पूर्वक रहे, उसको ठेस न पहुंचे कि दीदी की शादी में इतना खर्च हो गया। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मित्रों। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूं कि वो आगे आए और इस कुरीति को क्या करे, पूरे रूप से समूल नष्ट कर दे। तो मित्रों इस प्रकार से अगर आप निबंध लिखते हैं तो मुझे जहां तक मेरा यकीन कहता है, चूंकि मैं भी बेस्ट नंबर हिंदी में पाता था, मैं पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से, मेरी एमएससी भी जो हुई है वो मैथमेटिक्स में हुई है मित्रों। तो मैं हमेशा मैथ का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन बावजूद चूंकि हिंदी में मेरा लगाव सदैव से रहा है और मैं ये चीज पढ़ा हूं कि निज भाषा उन्नति है, शुभ उन्नत को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। हृदय का शूल तभी मिटेगा मित्रों जब अपनी भाषा का ज्ञान रहे। हम बहुत अंग्रेजी जाने, बहुत फारसी जाने, बहुत दुनिया की भाषाएं जाने, लेकिन अगर हम अपनी भाषा नहीं जानते तो बेकार है। क्योंकि अगर हमें अपने समाज में रहना है तो हमें तो अपनी ही भाषा जाननी है। क्योंकि जो बुबा दादी के पास या गांव वाले चाचा के पास, ताऊ के पास बैठना, तो उनके पास तो यही कहना, गौर ताऊ जी बढ़िया है, और हमारी काकी जी काकी कैसन है, ये पूछना होगा ना। अब उनसे अगर हम पूछ ले कि काकी हाउ आर यू, तो काकी क्या कहेगी, ये क्या कह रहे हैं हमसे यार, हाउ आर यू मतलब क्या है, वो तो शायद बोल भी नहीं पाए। तो यहाँ क्या है कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी, संस्कृत नहीं बोलनी, जो अपनी भाषा, अगर आपकी अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी बोलिए, हिंदी है तो हिंदी बोलिए। तो इसलिए मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से पैदा हुआ, हिंदी भाषी क्षेत्र में पला बढ़ा और अपने देश की राजभाषा भी हिंदी है, इसलिए मेरा क्या है, हिंदी से अगाध प्रेम है मित्रों। और मैं हिंदी को बहुत तरीके से पढ़ना चाहता हूं और जितना मिलता है अक्सर पढ़ता रहता हूं। तो मैं इस निबंध के माध्यम से आपको यही बता रहा हूं मित्रों कि आप जितना ज्यादा जिस चीज पे पढ़ेंगे उतना ही बेस्ट दे पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं थोड़े में 2 शब्दों में बताता हूं। जैसे एक आता है बहुत ज्यादा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अब यहां देखिए आपको क्या करना है, बहुत लंबा नहीं लिख देना है मित्रों, यहां लिख देना है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अब क्या है, वरदान भी है अभिशाप भी है। क्या है, वरदान है। जैसे वरदान नहीं होता तो ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं, मार्कर कहां आता, अब मार्कर से लिख भी दिया मित्रों, अभी मिटा भी दिया, देखो हाथ से मिटा दिया, देख रहे हैं आप, यहां मिट गया, ये वरदान खत्म। तो ये क्या है, एक
अब वरदान है कि नहीं है कि अगर हमारे पास एक ही ब्लैक बोर्ड है, एक ही व्हाइट बोर्ड है, तो उस पर ही मुझे रोज का रोज लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको मिटा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मेरे मन में आ गया, हमारे बब्बा लोग जो खाते थे वो किस थाली में, फूल की थाली में खाते थे, पीतल की थाली में खाते थे। और फूल पीतल के दाम सुने भैया तो इस समय कान खड़ा हो जाता है। 1500 रुपए किलो, ये उचहरा की थाली है, ये कांसा है, ये दुनिया फलाना ढमाका है, बता देते हैं। उसमें क्या है, 700 रुपए 800 रुपए, कम से कम देखने जाए फूल की थाली तो 600-500 रुपए किलो, नहीं इससे कम नहीं मिलेगी आपको। तो भैया 500 रुपए किलो ले रहे हैं, और यहाँ एक ठो थाली आ गई स्टील की जो 200-250 रुपए 300 रुपए किलो आपको मिल रही है। अब 300 रुपए किलो में लगभग 2 ठो थाली मिल जाएगी, 500 में आपको 3 ठो मिल रही है, तो 3 लोग खा सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर 3 नहीं, आपको 3000 निमंत्रण देने हैं, 3000 लोगों को खिलाने, तो क्या करना है, आप एक ठो डिस्पोजल लीजिए। आपको क्या है, 300 रुपए में कितने डिस्पोजल मिल सकते हैं। आप अगर डिस्पोजल की बात करें या तो पतरी की बात करें, तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, कई सारे मिल जाएंगे। तो मित्रों यहाँ क्या है, ये विज्ञान है कि हमें क्या दे रहा है कि जो भी कम पैसे में ज्यादा चीजें दे रहा है, सहजता में हमें सारा काम हो रहा है। जैसे हम यहाँ आपके सामने लगभग रात के 9-10 बज रहे हैं, तो यहाँ बज रहे हैं 9:30, तो 9:30 बजे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे पढ़ा रहे हैं, रात में हम पढ़ा सकते हैं, पॉसिबल था नहीं। अब्राहम लिंकन के जमाने में पॉसिबल नहीं था, वो बेचारे अंगेठी में पढ़ा करते थे, जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, अंगेठी में पढ़ा करते थे, अंगेठी में आग जला करके उसके प्रकाश के सामने पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जेम्स वाट जैसे, या कह सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारी चीजों का आविष्कार कर दिया। कोई रेलवे का आविष्कार किया, कोई बल्ब का आविष्कार किया, जैसे एडिसन, अल्वा एडिसन थे, आविष्कार कर डाले, आज हम प्रकाश में घूम रहे हैं। न्यूटन जी थे, न्यूटन जी खोज कर डाले। आइंस्टीन थे, आपके कह सकते जितने भी थे लोग, सब लोग खोज कर डाले, और मुझे क्या दे गए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे के चले गए। हम टेलीविजन देख रहे हैं, हम पेन देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं, हर प्रकार की चीजें मुझे मिली है, ये विज्ञान की देन है। तो हम विज्ञान पे इतने सारे चीज लिख सकते हैं कि नहीं, विज्ञान वरदान है। हम इसको सिद्ध करने के लिए तमाम हेडिंग बना सकते हैं कि नहीं, कि भैया हमें ये सारी चीजें कहां से मिली है, विज्ञान के बदौलत मिली है, विज्ञान के जरिए मिली है। ये सारा तो वरदान में हम करते चले आए। और कुछ है आपको अगर उसमें देना है, तो विज्ञान में और क्या दे सकते हैं मित्रों, विज्ञान की देन ये भी तो है। कल हम क्या थे कि मिट्टी के घरों में रहा करते थे, मिट्टी के घरों में रहा करते थे। मित्रों आपको याद है, आज भी हम रहते हैं, मुझे तो आज भी याद है, मैं देख भी रहा हूं। तो क्या है कि मिट्टी के घरों में जब देखते थे, इतनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी, उसको उठाने में बहुत सारा टाइम लगता था। लेकिन आज क्या है, ईंट की दीवारें आ गई हैं। ईंट की दीवार, ईंट के बाद भी क्या है कि आप क्या करें, 4 ठो पाइप इधर खड़ी कर दे, चारों तरफ से टीन लगा के खड़ा कर दे, तुरंत घर तैयार। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां किस में चल रही हैं, टीन वाले शेड में चलती हैं, पतरे में चलती हैं। मतलब जहां आप करोड़ों का खर्चा करके बनवाते घर, वहां क्या है, कम में खर्चे में चल रही हैं। बहुत सारे लोग वहां रह रहे हैं, और यहाँ इसके लिए जगह भी ज्यादा चाहिए, उसके लिए जगह कम चाहिए। आप देखें, अगर 10x10 में अगर मिट्टी का घर बनाए, तो हमें लगता है 3x3 का तो दीवार ही खड़ी हो जाएगी, 6 फीट चली गई, 4 फीट में आप क्या करेंगे, एक ठो चारपाई भी नहीं आएगी। लेकिन अगर वही दीवार ईंट की बनाए मित्रों, तो 4 इंच 4 इंच 8 इंच में आपकी दीवार खड़ी हो गई, और आपका क्या है, 9 फीट पूरा पूरा अंदर बच गया। तो ये क्या है, सब विज्ञान है मित्रों। ये विज्ञान के वरदान होने के तर्क में आप दे सकते हैं, ये वरदान वाले तर्क में दे सकते हैं कि ये विज्ञान का क्या है, वरदान है। विज्ञान क्या है, मेरे लिए वरदान है। लेकिन अभी तो बाकी है, क्या बाकी है मित्रों, अभिशाप। वरदान में अभी बोलना हो मित्रों, तो मैं बहुत कई घंटे तक वरदान पे बोल सकता हूं, लेकिन बहुत लंबा बोलूंगा तो ठीक नहीं है। अब देखिए अभिशाप, अभिशाप की बात करूं, जैसे परमाणु बम, परमाणु बम। अब परमाणु बम की बात करें मित्रों, क्या है तो वरदान हमारे लिए ना, कि अगर मेरे पास रहता है तो कोई हमसे बोलता नहीं है, अचूक अस्त्र मेरे पास है। लेकिन जब ये क्या कर देता है, विस्फोट करता है, तो उस समय क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। जैसे आप जानते हैं 1945 में अमेरिका के द्वारा जब हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया, तो वहां की स्थिति क्या है, आज भी लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। भैया उस समय दुश्मनी किसी से थी, दुश्मनी किसी की थी,
लेकिन भुगत कोई और रहा है। वही होता है ना कि करे कोई और पाए कोई और, करे कोई और पाए कोई और। वही हो रहा है कि अमेरिका के वो राष्ट्रपति जो गिरवाए रहे होंगे कब के चले गए, जापान के राष्ट्रपति जो जिनकी वजह से गिरा वो कब के चले गए, लेकिन आज पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसको भुगत रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन बम में कितनी तेज वेग से उसमें किरणें निकलती हैं। हम देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा किरणें जो निकलती हैं, एक्सरे किरणें उससे निकलती हैं। एक्सरे हमें 6 रोंटजन पे हमारा एक्सरा होता है, जब जो पैर का होता है, हाथ का होता है या किसी जगह का होता है, 6 रोंटजन पे मित्रों। रोंटजन का आशय क्या है, वहां जो एक्सरे के एक्स किरणों की खोज किए थे वो रोंटजन उसके वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रोंटजन उसका मात्रक हो गया है। तो ये क्या है, 6 रोंटजन पे किरणों पर क्या होता है, एक्सरे होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, 200 रोंटजन की किरणें निकलती हैं जब विस्फोट होता है। और 200 रोंटजन की किरणें निकलने का आशय क्या है कि ये अगर हड्डी को क्या करता है कि मांस को भेद करके हड्डी को मात्र नहीं भेद पाता 6 वाला, लेकिन अगर मित्रों उसको 6 का गुना 36 कर दे वही भेद जाएगा। लेकिन यहाँ 6 का 36 नहीं जा रहा है, 6 गुणते करें तो ये 200 जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 6×18 लगभग कितने गुना, 30 गुना के आसपास जा रहा है। मित्रों कितना जा रहा है, 30 गुना। 30 गुना किरणें क्या होती हैं कि लोगों की अतड़ी पतड़ी को भेदती हुई चली जाती है, बर्बाद हो जा रहा है आदमी। तो ये क्या है, यहाँ अभिशाप है। परमाणु बम लीजिए, बंदूक को, छोटी सी बंदूक को ले लीजिए। बंदूक क्या है, वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है मित्र। अगर उसको सही जगह लगाया गया तो वरदान है, अगर उसी जगह, उसी का गलत जगह में, अगर वो किसी सैनिक के हाथ में है तो वरदान है, लेकिन किसी राक्षस के हाथ में, किसी आतंकवादी के हाथ में है तो वो क्या है, अभिशाप है। अगर वही AK-47 किसी सैनिक के हाथ में होती है, किसी जवान के हाथ में होती है, तो हम क्या होते हैं, पूरी रात्रि नींद चैन से सोते हैं। लेकिन वही अगर किसी आतंकवादी या किसी राक्षस दैत्य के हाथ में हो जाती है तो क्या होता है कि हम लोग सोने जाते हैं, सोते रहते हैं और सोते ही रह जाते हैं। ऐसे करके सुबह पता चलता है बाबा है ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि वो किसी गलत हाथों में चली गई थी, तो वहां क्या हो गया, अभिशाप हो गया। तो मित्रों जैसे और बात करें, अब ये हो गया। जैसे गाड़ी की बात करें, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी ले लीजिए, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं आदमी, अब उसका वरदान है, लेकिन उसको सामान्य तरीके से चलाए तब ना वरदान है। लेकिन उसमें अगर 140 उसमें बना हुआ है चलने को, अब 140 चलने को तो कोशिश करते हैं 140 भाग जाए। अब किसी किसी गाड़ियां जो अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई 300-400 तक भागती हैं, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वो भाग रहे हैं, उसको उतना भगा रहे हैं। जब उतना भगाएंगे मित्र, सामने कोई आ जाएगा, ब्रेक नहीं लगने वाली है, ब्रेक आपकी अंतिम समय ऊपर ही लगने वाली है, क्या होगा। तो वहां वरदान नहीं, वहां अभिशाप है। कार चला रहे हैं, कार आप देख के नहीं चला रहे हैं, कार के साथ दारू पी के कार चला रहे हैं, तो होगा क्या, वो आपका वरदान नहीं, अभिशाप है। उसके अलावा आप ये देखिए, मिसाइल आप देख ही सकते हैं कि मिसाइल क्या है, जब तक क्या है सही जगहों पे वो उसका यूज होगा तो वो वरदान होगा, लेकिन अन्यथा वो अभिशाप है। लेकिन कहीं भी सही जगह हो, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और कह सकते हैं मिसाइल, इन सब चीजों का कहीं भी अगर यूज होगा मित्रों, तो ये क्या है, विनाश ही करेंगी। क्या भले ही सैनिक का विनाश करें, लेकिन ये विनाशक हैं तो विनाश ही करेंगी। तो यहाँ देखिए मित्रों क्या है कि ये विनाशक चीजें हैं, विनाश करेंगी। इस प्रकार से आप निबंध, अब मित्रों देखिए इस पर कितनी हेडिंग बनती चली जा रही है, तो आपको हेडिंग ढूंढना नहीं है मित्रों, रटना नहीं है आपको। आप कोशिश करते हैं रटने की, मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि रटिए नहीं, सुनिए, समझिए। किसी चीज को जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना समझेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आप लिख पाएंगे। तो देखिए ये रहा। सामान्य तौर पे मैं दीपावली पे निबंध के लिए, मेरे से बच्चे बोले थे, मैं दीपावली निबंध के लिए पूरा वीडियो डाल दिया हूं, आप देखिएगा मैं उसमें किस किस चीज प्रकार की चीजों को डाला हूं, आप देख लीजिएगा। नारी महिमा पे मुझसे बच्चे बोले थे निबंध डालने को, मैं नारी महिमा पे निबंध डाल चुका हूं। तो आप मेरे वीडियो को देखिए मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उससे कुछ सीखिए। और क्या होता है, मेरे वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। देखिए मैं उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं जो बहुत बड़े घर के बच्चे हैं,
क्योंकि मैं बहुत बड़े घर का मास्टर नहीं हूं, मैं बहुत बड़े घर का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य घर का बेटा हूं। तो मैं उन्हीं सामान्य घर वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं कि जो मेरे जैसे हैं। क्योंकि जो बड़े घर के बच्चे होंगे वो मुझे लाइक नहीं करेंगे, वो मुझे मेरे इस व्हाइट बोर्ड को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उनको चाम धाम चाहिए, चमक धमक चाहिए, और मेरे अंदर चमक धमक नहीं है। हम भी करिया मगरैला जैसा दिख रहे हैं और मेरा ब्लैक बोर्ड तो दिख ही रहा है। तो भैया उनको क्या चमक धमक चाहिए, और जिनको चमक धमक चाहिए तो वो यहाँ नहीं मिलने वाली। यहाँ क्या है, ओरिजिनल चीजें मिलेंगी, कंटेंट वेस्ट मिलेगा, कंटेंट में कोई कोताही नहीं, कंटेंट वेस्ट मिलेगा। बस ये है कि यहाँ चमक धमक नहीं मिलने वाली मित्रों। तो इसलिए चमक धमक चाहिए तो आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, इस प्रकार से आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। दहेज प्रथा हुआ, चमत्कार हुआ, दीपावली हुआ, होली हुआ, विज्ञान पे लिखना हुआ, या कह सकते हैं पॉल्यूशन पे, जैसे जनसंख्या वृद्धि पे लिखना हो। जनसंख्या वृद्धि क्या है, इस पर भी लिखना हो तो जनसंख्या वृद्धि से आप लिख सकते हैं, क्या हानियां है, क्या लाभ है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, वृद्धि हो रही तो क्यों हो रही है जनसंख्या वृद्धि, जैसे होने का कारण क्या है, कि ये रूढ़िवादिताएं हैं। रूढ़िवादिताएं हैं कि नहीं, थोड़े में बता देता है उसको। रूढ़िवादिताएं जैसे कि लोग कहते हैं अगर बच्चा नहीं होगा, पिंडा नहीं पारेगा तो हम स्वर्ग ही नहीं जाएंगे। ये भैया कौन सा है, लड़का पिंडा पार देगा इसी से गोला गोला करके तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, लड़की नहीं होगी तो हम पाव नहीं पूजेंगे तो हम नरक ही में रह जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। अरे भैया काहे ऐसा कुछ, लड़की लड़के के पीछे आप पागल हो रहे हैं। हम कहते हैं लड़की लड़का कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, भैया दुनिया है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार आपका है, आप अच्छे कर्म कीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कुंवारे जन्मे थे, कुंवारे बढ़े पले, कुंवारे ही मर गए। उनके जीवन में कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि उनको प्यार करने वाले हर भारतीय हैं। उनके पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, फिर भी पूरे भारतीय उनके लिए रोते हैं। अब्दुल कलाम कुंवारे पैदा हुए, कुंवारे बड़े पले, कुंवारे ही मर गए, लेकिन उनके लिए देश रोता है। मजहब की बात नहीं है, कौन हिंदू था कौन मुस्लिम था, उसके लिए पूरा देश रोता है मित्रों। तो मैं ये कहता हूं मित्रों कि न लड़की बड़ी है न लड़का बड़ा है आपका नेक ईमान। अगर आपका ईमान बेहतर है, आप ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, तो आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं। और आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो फिर कुछ मायने नहीं रखता है मित्रों। इसलिए आप ये भी अहम भूमिका है कि आप मान लीजिए 5 लड़का हो गया है, उसके बावजूद भी अभी लड़की का वेट कर रहे हैं, और लड़के होते जा रहे हैं, लड़की का वेट कर रहे हैं, भैया कन्यादान नहीं देंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे, या लड़की बढ़ती गई तो लड़का नहीं होगा तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये कोई बात नहीं मित्र, लड़की हो या लड़का हो दोनों संतान है। हम कहते हैं इसके बावजूद भी तो कोई ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस संसार सागर में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, उनके लिए आप माँ बाप बनिए। मुझे लगता है उनके लिए जिस दिन आप माँ बाप बन जाएंगे तो दुनिया के नजर में तो सिर्फ आप उसके लिए माँ बाप रहेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है उस लड़की के दिल से पूछा जाए, उस लड़के के दिल से पूछा जाए, तो आपको माँ बाप नहीं मानती, वो आपको भगवान मानती है। क्योंकि हम कहते हैं ना हमें भगवान ने उठाया, तो उसके लिए तो आप भगवान रूपी हैं। किसी जगह पे पड़ी हुई बच्ची को आप उठा करके अपना लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, तो उस बिटिया को तो माँ बाप मिल गए, साथ में भगवान भी मिल गए। तो देखिए आप कोशिश कीजिए कि आप किसी के काम आए, दुनिया में आए तो कुछ करके जाएं। आप जब जाएं तो आपके यशगान हों, न कि आपके बुराइयां हों। तो मित्रों इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हूं मित्रों आप सभी का। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको अच्छा लगे ये सेशन तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।